नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट के रिगार्डिंग एक अपडेट आ चुका है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उसको मैं दे देता हूं आप लोगों को अपडेट। इसमें अपडेट ये है कि काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करे गए हैं, जो कि यूपी डीजीएमई डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हो। 18 जून को पीडीएफ रिलीज हुआ था। फिलहाल मैं आप लोगों को मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के रूल थे लगभग वही रूल फॉलो करे गए हैं। कुछ खास चेंजेस आए नहीं है। डी बेयर का रूल भी वही सेम है जो डी बेयर का रूल हुआ करता था। इसके लिए आप लोगों को 2025 चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। मतलब जो यूपी नीट की काउंसलिंग होती है वो यूपी नीट की ऑफिशियल साइट पे ही आपको काउंसलिंग करने के लिए, मतलब पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, यूपी नीट 25-26 जो बच्चे क्वालिफाई हैं वही बच्चे इसमें काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है, देखो इसी में नीचे लिखा हुआ है, कोई ऐसा बच्चा है जिसने 2024 में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी और उसने सीट एक्सेप्ट नहीं करी थी, तो उसको इस काउंसलिंग से डीबेयर करा गया है। यूपी नीट यूजी 2024 में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड या स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यूपी नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे। बाकी जो एनटीए की एलिजिबिलिटी है वही एलिजिबिलिटी, सारी की सारी एलिजिबिलिटी लागू होगी आपके साथ में। बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। 2000 रुपए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सभी को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रखा है, लेकिन आप सोचो कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो भी आपको 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी की। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में सिर्फ गवर्नमेंट के लिए आपको काउंसलिंग करनी है तो आपको 30,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी देनी होगी। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होगी। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होगी। अगर आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों की काउंसलिंग करनी है, आपको इंक्लूड करके चलना है कॉलेज, तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। ये सिक्योरिटी मनी विद टर्म्स एंड कंडीशंस रिफंडेबल होती है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन केस आप सिर्फ प्राइवेट बीडीएस कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। उससे ज्यादा कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है। ये भी रिफंडेबल होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रिफंडेबल अमाउंट होता है ये, लेकिन विथ टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती है। जब आप सिक्योरिटी मनी पे कर रहे हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ही सिक्योरिटी मनी पे करना, क्योंकि जिस बैंक अकाउंट से सिक्योरिटी मनी पे करी जाती है उसी बैंक अकाउंट में रिफंड होके आती है। आप कैफे वाले भैया से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और रजिस्ट्रेशन करते टाइम कैफे वाले भैया ने आपका अपना बैंक अकाउंट डाल दिया अगर उसमें, तो उन्हीं के बैंक अकाउंट में सिक्योरिटी मनी रिफंड आएगी। फिर आप लोग मेरे पास फोन कर करके, मैसेज कर करके बोलोगे कि भैया वो बता नहीं रहे कि मेरी सिक्योरिटी मनी वापस आई है कि नहीं आई है। इसलिए मैं बोलूंगा अवॉइड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कैफे वाले भैया। कैफे वाले भैया से रजिस्ट्रेशन अवॉइड करो। अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है, करियर सपोर्ट नीट सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग लेके आया है, जिसमें कि आपको पूरी की पूरी सारी वो सुविधाएं दी जाएंगी जो लोग प्रो मैक्स में दे रहे हैं। मतलब फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल अलॉटमेंट पूरा काम आपका मेरी टीम करके देगी। तो ये पूरा का पूरा ब्रोचर जानने के लिए कि आपका क्या अमाउंट इसमें पड़ने वाला है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो, ब्रोचर ले लो, अपनी पूरी नीट या आयुष की काउंसलिंग पूरी कंप्लीट करवा लो। आप लोगों को काफी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट, जो आपका रिजर्वेशन के लिए जो भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, एफएफ, पीडब्ल्यूडी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, थोड़ा डोमिसाइल के बारे में बात बता देता हूँ यूपी के लिए। अगर आप यूपी के हो और आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी से कर रखा है, याद रखना, तो आपको डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 10th या 12th या दोनों कोई किसी बाहर स्टेट से कर रखा है या दोनों में से कोई एक किसी बाहर स्टेट से कर रखा है
तो आपको यूपी का डोमिसाइल देना होगा, तभी यूपी का आपको स्टेट कोटा मिल पाएगा। समझ गए आप लोग बात? आपको डोमिसाइल तब नहीं देना है जब आपने दोनों यूपी से कर रखा हो, दोनों या दोनों में से कोई एक अगर यूपी के बाहर से कर रखा है तो आपको डोमिसाइल देना होगा। नोडल सेंटर्स आप लोगों के सामने मेंशन किए हुए हैं, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन नोडल सेंटर्स पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। एज अर्लियर एससी के लिए 21%, एसटी 2%, ओबीसी 27% एंड ईडब्ल्यूएस 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एससीपी जो योजना है गवर्नमेंट की उसके अंडर आते हैं। एससीपी योजना क्या होती है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान। ये जो स्कीम बनाई गई है ये स्पेशली फोकस्ड ऑन एससी कैटेगरी कैंडिडेट। तो ये 4 कॉलेजेस हैं, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, जो कि अभी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। इनका जो रिजर्वेशन का चार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एससी के लिए 62%, एसटी के लिए 5%, ओबीसी के लिए 11% और अनरिजर्व के लिए 7% की सीट जो है वो इसमें आरक्षित करी गई है। तो टोटल 85 सीट्स हो जाती हैं, 85% रिजर्वेशन हो जाता है। 15% जो सीट होती है वो चली जाती है कहाँ? AA CCC के लिए। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो आप लोगों के सामने मेंशन है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2%, एक्स सर्विसमैन के लिए 2%, डिसेबल्ड के लिए 5%, एनसीसी 1% एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। दैट मीन्स कोटा विद इन कोटा। मतलब अगर आपको ये 20% का रिजर्वेशन लेना है, आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो, तो आपको अनरिजर्व सीट के अंदर ही 20% का फीमेल रिजर्वेशन मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, रिजर्वेशन के बाद लगभग 40% जो सीट बचती है वो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व के लिए रिजर्व नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो और आपके मार्क्स इतने हैं कि आप अनरिजर्व से सीट मिल रही है आपको, तो पहले आपको सीट अनरिजर्व से अलॉट होगी, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी वालों को वो सीट अलॉट होगी। दैट मीन्स ये जो सीट रिमेनिंग बचती है अनरिजर्व के लिए, ये ओपन फॉर ऑल है। आप स्टेट कोटा से आ रहे हो या सेंट्रल से आ रहे हो, सबके लिए सेम रूल लागू होता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो कि क्या है इसमें आगे देखो, भारत सरकार के अधीन पदों हेतु ये जो डिसेबल्ड कोटा है, डिसेबल्ड कोटा के लिए आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, उसके लिए ये पूरा का पूरा लिस्ट आती है। उन लिस्ट में जो सेंटर्स अपडेट होते हैं उसी से आपको अपना डिसेबल्ड कोटा सर्टिफिकेट बनवाना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अभी आप बनवा लीजिए। धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो धर्म परिवर्तन के जो नए नियम आए उन नियम को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि 2024 में कुछ जो धर्म परिवर्तन के किए हुए बच्चे थे उन्होंने जो सीट ली थी उनके ऊपर कुछ केस चला था और उन लोगों को डीबेयर भी किया गया था, मतलब उनको सीट से हटा दिया गया और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई थी। अभी आगे का देख लेते हैं काउंसलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग होगी। इन थर्ड राउंड तक आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, आप अपग्रेड कर सकते हो। थर्ड राउंड के बाद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते हो। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों में आप लोगों के लिए फिर से बोल रहा हूं अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट राउंड में सीट मिली है आपको तो आप उसको होल्ड करके उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, आप नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी मिलेगा। आगे चलते हैं। प्रथम चक्र की काउंसलिंग सेम, फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट मिलेगा, सेकेंड राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, थर्ड राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है आप लोगों के लिए। सिंपल समझो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेडेशन के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। थर्ड राउंड तक जाते जाते भी आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन थर्ड राउंड में जो भी सीट मिलेगी आपको लेनी ही लेनी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड मतलब थर्ड राउंड के बाद आप ये सोचो कि अब मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चला जाऊं और वहां से अपग्रेड कर लूं, तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। थर्ड राउंड, इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, ऑलरेडी बता चुका हूं। जो कन्वर्जन, सीट कन्वर्जन का रूल होता है वो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सीट कन्वर्जन का रूल आप लोग भी ये देख लीजिए। मैं आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ बता रहा हूं, बाकी क्या है जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको कंप्लीट डिटेल में देता रहूंगा, उसमें आप लोगों को कंप्लीट डिटेल मिलता रहेगा, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया में अब आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल होंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। करियर सपोर्ट नीट की टीम से आप लोग रीच आउट कर लो, नहीं तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो आएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे,
वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होंगे, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट फॉर्म में चाहिए होंगे, ये ओरिजिनल फॉर्म में आपको नोडल सेंटर में जाके वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, तभी आपको सीट मिलेगी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रहता है जो कि नोडल सेंटर में वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं त्याग पत्र दिए जाने के संबंध में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप त्यागपत्र देना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा, सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर आप त्यागपत्र देना चाह रहे हो तो। ऊपर 1 मिनट ये दिखाता हूं, चलो आपको ये लो प्रथम चक्र की काउंसलिंग। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और आप सीट छोड़ना चाह रहे हो तो आपके लिए फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से 2 दिन पहले तक आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दो। कहाँ देना है आपको? जिस नोडल सेंटर में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे वहां पे जाके दे दोगे तो आपका त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एडमिशन फीस थी वो सिर्फ ले ली जाएगी, बाकी सारी की सारी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी, सिक्योरिटी मनी भी आपकी वापस हो जाएगी, जब्त नहीं होगी। अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने त्यागपत्र नहीं दिया और आप सेकेंड राउंड की तरफ जा रहे हो तो सेकेंड राउंड में फिर आपके सेकेंड राउंड के टाइम के जो रूल लगेंगे वो आपके ऊपर फॉलो होंगे। अब सेकेंड राउंड में क्या करना है? अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली या सेकेंड राउंड में आप अपना त्यागपत्र देना चाह रहे हो तो आप सेकेंड राउंड में भी त्यागपत्र दे सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से त्यागपत्र देना चाह रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी अब जब्त हो जाएगी। दैट मीन्स आपको फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है। ये देखो लिखा है इसमें, संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, साथ ही राजकीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों डेंटल कॉलेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस किया जाएगा। ठीक, यहां तक आपकी सिर्फ सिक्योरिटी मनी जा रही है। अभी आपकी जो आपने एडमिशन लेते टाइम जो फीस जमा की थी वो आपकी वापस हो रही है। अब अगर आपका ऐसा हुआ कि आपने सेकेंड राउंड में भी रेजिग्नेशन नहीं दिया, आप थर्ड राउंड तक गए, आप सोच रहे हो कि अपग्रेड कर लेता हूं, शायद थर्ड राउंड में और अच्छी कोई सीट मिल जाए, थर्ड राउंड के बाद रेजिग्नेशन दूंगा, तो अब थर्ड राउंड के बाद आपके ऊपर क्या लागू होगा वो आप समझ लीजिए। देखिए ये समझो, अगर आप थर्ड राउंड में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज से रेजिग्नेशन देते हो तो क्या होगा आपका? ये रेजिग्नेशन कब माना जाएगा? जो चॉइस फिलिंग, वैसे तो थर्ड राउंड के बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देते हो तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब स्टार्ट होने वाला है उसके चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले, 2 डेज पहले तक अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तब आपके ऊपर क्या रूल्स लागू होने वाले हैं वो देख लीजिए। राजकीय क्षेत्र का पहले बता रहा हूं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको क्या करना है? आपकी संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त हो जाएगी तथा समस्त शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस। ये कब है? जब आप थर्ड राउंड के बाद रेजिग्नेशन दोगे। थर्ड राउंड के बाद, जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने वाला है उसके 2 दिन पहले अगर रेजिग्नेशन आप देते हो तो आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अगर, तो पूरी जो आपने एडमिशन शुल्क दिया था या जो भी आपने जो भी फीस दी थी, पूरी ट्यूशन फीस वगैरह, वो सब जब्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो तो आपकी पूरी धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी पूरी चली जाएगी और 50% जो आपका शिक्षण शुल्क है, जो आपने ट्यूशन फीस जमा करी है ना उस कॉलेज में, उसका 50% जब्त हो जाएगा और 50% आपको रिफंड मिल जाएगा त्यागपत्र अगर आपको देना है तो। अब बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है सेपरेट फीस देने के बाद। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद या कोर्स खत्म होने से पहले कभी भी आप देते हो रेजिग्नेशन तो आपकी पूरी की पूरा शिक्षण शुल्क जब्त हो जाएगा, पूरी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी और आप नेक्स्ट ईयर के लिए नीट से भी बैन कर दिए जाओगे। अब अगर आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड आ गई है, फिर आप सोचो कि आप रिजाइन दे दो तो भी आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी कॉलेज को, तभी आप रिजाइन दे पाओगे। ये बात समझो, आपकी क्लियर लिखा है इन्होंने इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद में कि आपको सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी और आप अगली साल नीट से भी बैन कर दिए जाओगे। डी बैर का रूल मैं आपको दिखा चुका हूं, जो ऊपर लिखा था वही सेम डी बैर का रूल अभी भी है। बॉन्ड व्यवस्था भी लागू है, जो प्रीवियस ईयर 2024 में जो बॉन्ड व्यवस्था लागू थी वो 2025 में भी बॉन्ड व्यवस्था पूरी की पूरी लागू है।
तो ये पूरा का पूरा ब्रोचर था जो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो डी बेर वाली बात बता रहा था वो ये लिखा है, देखो आप लोगों के सामने। शासनादेश संख्या 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजों हेतु यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से डी बेर कर दिया जाएगा। तो ये डी बेर का रूल भी यहाँ पे लागू हो रहा है। तो ये बेसिक डिटेल था। इसके अलावा जो कुछ भी और अपडेटेड आएगा वो अपडेटेड आपको मिलता रहेगा। करियर सपोर्ट नीट का चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। पेड काउंसलिंग के बारे में भी बच्चों को बताओ, क्योंकि सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्सनल मेंटर के साथ कोई ग्रुप नहीं होगा, 1-to-1 काउंसलिंग होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।